जनरल जो हैं जिनके लिए स्पेशल स्लॉट क्रिएट की गई थी उनका आज हेलीकॉप्टर गिर गया। इस पे हम कमेंट लेने के लिए जनाब मोहतरम लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जनरल साहब। जनरल साहब थैंक यू। वालेकुम सलाम सर। सर ये कोई हादसा लगता है? ये जो इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं, आप तो एक वेंटेज पॉइंट से देखते हैं इस तरह, तो आपको क्या लगता है कि ये क्या हुआ है? हादसे भी होते रहते हैं। जी, मैं 2-3 इसके ऐसे एस्पेक्ट्स में बयान कर देता हूँ जिससे फिर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तो जो वीडियो देखने में आई है अगर वो वाकई उसी हेलीकॉप्टर की है, क्योंकि आजकल आपको कोई पता नहीं चलता कि क्या चल रहा है। दूर से फोटोग्राफी हुई है तो उसमें बाहर से आग लगी है हेलीकॉप्टर को। तो अगर कोई नॉर्मल मैकेनिकल फॉल्ट हो तो पहले हेलीकॉप्टर के अंदर इंजन में आग लगती है और अंदर जाती है, उसके बाद बाहर लगती है। तो ये एक चीज़ है देखने वाली। फिर दूसरी बात ये है कि जनरल रावत बिपिन जो हैं ये कंट्रोवर्शियल शख्सियत थे। इनकी जो प्रमोशन भी थी या CDS उस पर भी लोगों ने उंगलियां उठाई थी और फिर ऐसा लगता था कि इनका बयानिया जो है वो हिंदुत्व और एक्सट्रीमिज़म के साथ मिलता जुलता है और ख़ासकर एयरफोर्स और उनके दरमियान बहुत ज़्यादा तनाव था और बड़ा ओपन था। मतलब पूरा भारत जानता था, पूरी दुनिया जानती थी वजूहात उसकी जो भी हैं। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जब तक कि ये शकूक पैदा करती हैं इस हादसे के जो नौइयत है। लेकिन मैं अपने तौर पे एक बात ऐड ये करना चाहूँगा कि मेरे नज़दीक तो बिपिन जब तक CDS थे हमारे लिए बहुत अच्छा था। अब आप हैरान होंगे कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि वो कोई बहुत प्रोफेशनल जनरल नहीं थे, वो इनकॉम्पिटेंट थे मेरे अपने अंदाजे में। उनको नई वॉरफेयर के बारे में कोई ज़्यादा शुद्ध-बुद्ध नहीं थी। जो कुछ उन्होंने नई चीज़ें लाने की कोशिश की अपनी फ़ौज में, काफ़ी लेदे हुई उसके ऊपर, काफ़ी जूनियर ऑफिसर्स जो है ना उस पर बातचीत करते थे। वो ये समझते थे कि 2 न्यूक्लियर मुल्क अब भी जंग कर सकते हैं। ये इतनी बड़ा एक सोच का फ्लॉ है जो मैं समझता हूँ कि इतने सीनियर जर्नैल को समझनी चाहिए थी बात। फिर मैंने ये भी महसूस किया कि जो नीचे के उनके ऑफिसर थे वो कुछ ज़्यादा उनकी बात नहीं मानते थे। उन्होंने कई दफ़ा हुक्म दिया कि जी सर्जिकल स्ट्राइक की जाए पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन नीचे वाले लोग बेहतर समझते थे। वो बगैर क्रॉस किए पाकिस्तान का बॉर्डर उनको ये रिपोर्ट देते रहे कि जी सर्जिकल स्ट्राइक हो गई और वो बड़े खुश हुए और पूरे मीडिया पर भी उन्होंने चला दिया। तो उस लिहाज से मेरे और एक और खामी उनके लिहाज से और हमारे लिहाज से खूबी थी कि वो बहुत बोलते थे और जिसकी वजह से उनकी जो इंटेंशंस हैं वो हमें क्लियर हो जाती थी सरहद के इस पार। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ है। अच्छा जनरल साहब, गुजारिश है कि वो फौज में भी सख्त नापसंदीदा थे और उन पे बहुत सारे और उनके रिटायर्ड आर्मी अफसर भी तनकीद करते थे, एयरफोर्स भी। क्या ये मुमकिन है कि भारतीय फौज में से ही किसी ने उनके इस जहाज को हादसे की तरफ कोई इस तरफ शक किया जा सकता है? जी देखें, मेरा ख्याल है कि ये बड़ा एक रिमोट चांस है, इसको इस तरीके से होना नहीं चाहिए क्योंकि इसके और बहुत सारे तरीके मौजूद हैं जो ज़्यादा कारगर भी हैं और ज़्यादा छुपे हुए भी हैं। यहाँ पर उनका जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे बाहर से कोई मिसाइल मारना या ऐसे करना ये बहुत दूर की बात होती है। ये कोई बैरूनी ताकत तो कर सकती है और अंदरूनी तौर पे ये इस किस्म के काम के बजाय और काम बहुत किए जा सकते हैं। और बैरूनी ताकतों में दुश्मन हम हैं और मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे लिए वो बहुत मौजूद थे। तो हमें तो ये था कि ये चलते रहें तो अच्छा है। जनरल साहब, मैं इंडिया के इंटरनल रेफरेंस से बात करना चाहूँगा। ये इंदिरा गांधी के जो साहबजादे थे वो भी इसी इलाके में मारे गए थे, तमिलनाडु में। यहाँ पे हमेशा रहा एक एंटी इंडियन जो सेंटर के खिलाफ एक अग्रेशन तो नज़र आता है। तो आप नहीं समझते ये इंटरनल रीजन हो सकती है? हम तो चांसेस की बात कर रहे हैं, हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्या जी, अगर इंटरनल रीजन है तो फिर ये फौजी या एयरफोर्स की रीजन नहीं हो सकती, क्योंकि वो मैंने कहा ना उनके पास ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके हैं ऑपरेट करने के। हाँ, वहाँ पर अगर कोई पॉलिटिकल ग्रुप ऐसा है, क्योंकि हथियार तो आजकल आपको पता है ये रॉकेट तो मिल जाते हैं, कहीं से भी मिल जाते हैं। तो ये मुमकिन है कि अगर किसी को उनके साथ अनाज या उनके वो पॉलिसी को पसंद नहीं करते थे या उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को जोड़ा हुआ था वज़ीर आज़म के साथ, हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म के साथ, वो कुछ लोगों को पसंद अगर नहीं था तो इसको फिलहाल रूल आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन हतमी तौर पर कहा भी नहीं जा सकता। अच्छा जनरल साहब, एक और नई डायमेंशन ऐड हुई है और वो ये है कि इसमें हम देखते हैं कि शाहरुख खान के बच्चे को एक मिसाल बना दिया गया, मैसेज दिया गया। अब बॉलीवुड में अब सूर्यवंशी एक फिल्म में देख रहा था कल
तो वो अब पाकिस्तान पे उनके SHO अंदर आके हम पे हमले कर लग जाते हैं उनकी फिल्मों में। तो अब वो हमें ये अब बॉलीवुड को भी इस्तेमाल किया जा रहा है हिंदुत्वता के लिए, और जो एक जिंगोइज्म है उसको ज़िंदा रखने के लिए इंडिया में, क्या कहेंगे? जी देखें मीडिया, हर किस्म का मीडिया, और आजकल खासकर सोशल मीडिया, फिर ये हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, उसके बाद मूवीज़, ड्रामे, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आज की जंग के हथियार हैं और बड़े कारगर हथियार हैं। और हमारी लीडरशिप को भी सोचना चाहिए कि जब इस किस्म के वार हमारे ऊपर होते हैं तो हमें अपना दिफा भी करना है, लेकिन हमने इन्हीं लाइंस के ऊपर हमें भी मुदाफ़त के अलावा थोड़ा सा अग्रेसिव हमें होने की ज़रूरत है। तो ये तो उनकी सोच है और सब कुछ है, लेकिन इसमें एक पहलू जो है वो अपने ज़हन में रखने की ज़रूरत है कि जब आप अपनी भड़ास इस तरीके से निकाल लेते हैं, अपने आप समझें कि साइकोलॉजिकल तरीके से निकाल लेते हैं, तो फिर आपकी जो फिज़िकल तैयारी होती है वो कदरे कम होती है। और वो फिर आपने देख भी लिया चाइनीज़ के साथ जब ये गए तो उनका क्या असर हुआ, जब हमारी तरफ आए तो उनका क्या असर हुआ। तो ये जब इस किस्म की फ़ज़ा पैदा की जाए जिसमें एक तसन्नो के साथ एक जाली किस्म का माहौल पैदा किया जाए, तो उसका ये फ़ायदा भी होता है ऑपोजिट फोर्सेस को, कि वो फिर ज़मीनी फोर्स इतनी नहीं होती जितनी इस किस्म की फोर्सेस होती हैं। लेकिन बहरहाल ये कारगर हथियार है, ज़हनों को ये प्रागंदा करता है, ज़हनों को तस्लीम करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए ज़रा हमें होशियार रहने की ज़रूरत है।